जय श्री राम। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आप लोग हमें काफ़ी सारे ज्योतिषीय सवाल भेजते हैं और हमारा प्रयास रहता है कि हम उन सवालों के जवाब आपको इस माध्यम से दें। उनमें से जो सवाल दिलचस्प हों या जिसके बारे में लोगों के बीच में जिज्ञासा ज़्यादा हो, उन सवालों को लेने का हमारा प्रयास रहता है। तो आज के शो में भी ऐसे ही कुछ सवाल हैं जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो और विलंब ना करते हुए आइए आरंभ करते हैं आज की यात्रा और जानते हैं क्या-क्या सवाल हमारे पास आए। हेलो सर, प्रणाम। मैं गया बिहार से बोल रहा हूँ। मेरा नाम विशाल कुमार सिंह है और मैं आपका वीडियो काफ़ी देखता हूँ और मुझे बहुत ही ज़्यादा ज्ञानवर्धन होता है और बहुत ही ज़्यादा प्रेरणा मिलती है आपकी वीडियो को देखने से। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि यदि कोई क्रूर ग्रह अपने ही भाव को देख रहा है तो वो अपने भाव की वृद्धि करेगा या हानि करेगा? क्योंकि ज्योतिष में जैसा जाना जाता है कि शनि जैसे क्रूर ग्रह किसी भी भाव को देखते हैं तो उसको हानि पहुंचाते हैं, परंतु शनि यदि मकर राशि को देख रहा हो या कुंभ राशि को देख रहा हो तो क्या वह हानि पहुंचाएगा या लाभ पहुंचाएगा? प्रणाम। देखिए, विशाल जी का सवाल सुनने में बहुत सरल लगता है कि भई कोई भाव का स्वामी अगर उस भाव को देख रहा है और नैसर्गिक रूप से वो क्रूर है, तो क्या वो उस घर का नुकसान करेगा या फ़ायदा करेगा? पहला इसका उत्तर ये है कि वो फ़ायदा करेगा। कोई भी ग्रह जब अपने भाव को देखता है, तो उस भाव की हानि नहीं करता। ये तो बात बिल्कुल सही है। तो क्या उसके नैसर्गिक गुणधर्म उसने पूरी तरह छोड़ दिया, वो पापी नहीं रहा? तो इसका उत्तर ये है कि जो ग्रह का नैसर्गिक कारकत्व है, जैसे शनि का कारक है विलंब से फल देना। शनि कारक है चीज़ों को डिले करने का, धीरे-धीरे करने का। वो सारी चीज़ें व्यवधान के साथ देने का। तो अगर शनि अपने भाव को भी देखे, तो भी उसके इन फलों में कमी नहीं आएगी। देरी से ही देगा, आराम से ही देगा, व्यवधान ज़रूर आएँगे, लेकिन देगा ज़रूर क्योंकि वो उस भाव का स्वामी है। इसको दूसरी तरह भी समझते हैं। मान लीजिए कुंडली में चौथे भाव में बैठकर मंगल सप्तम को देख रहा है। अब व्यक्ति ने आपको ये नहीं बताया लगन क्या है, राशि क्या है, केवल ये बोला कि सर मेरे सप्तम भाव को मंगल देखता है, क्या होगा? तो हम क्या बोलेंगे कि भाई तनाव रहने की संभावना है, वैवाहिक जीवन में कुछ परेशानी आ सकती है, उग्रता रहेगी, गर्मी रहेगी, क्रोध आवेश की वजह से नुकसान होगा। अब बोलते हैं सर मेरा तो वृषभ लगन है और सप्तम भाव में वृश्चिक राशि है, मंगल ना वृश्चिक को देख रहा है। तो क्या हम ये बोलेंगे कि इन फलों में कमी हो जाएगी, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोले? तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा। मैं कहूँगा नहीं, अभी भी मंगल अपने यथावत परिणाम देगा। हालाँकि अब इतना ज़रूर है कि आपका जीवन साथी परेशान नहीं होगा। आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य और सप्तम संबंधित जो भी चीज़ें हैं, लाइफ पार्टनर को बल मिल रहा है। पर वो मंगल की उग्रता, बोल्डनेस जो-जो चीज़ें हैं, वो यथावत बनी रहेगी। तो आपके सवाल का जवाब ये है कि अगर कोई ग्रह क्रूर ग्रह भी हो और अपने भाव को देखे तो उस भाव के फल की तो वृद्धि करेगा, परंतु अपने कारकत्व से समझौता किए बगैर। ठीक है? अगर मेरा योग कारक हो जाए और मंगल और तब मांगलिक बना रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब वो मंगल का असर नहीं आएगा, आएगा। लेकिन क्योंकि वो योग कारक है तो वो चीज़ें बैलेंस करके चलेगा। तो ये उसका उत्तर है विशाल भाई। आशा करता हूँ कि आपको ये उत्तर सैटिस्फैक्टरी लगा। बाकी अगले सवाल पे चलते हैं, देखते हैं और क्या सवाल है। नितिन सर प्रणाम। एक सिचुएशन ऐसा लग रहा है कि अगर भगवान सामने आ जाएं और वो कहें कि हम अच्छे अच्छे योग तो बांट आए हैं, मेरे पास आपको देने के लिए 3 योग बचे हैं, उनमें से एक मांग लो। और हर्ष, सरल और विमल, तो बड़े असमंजस में हूँ कि कौन सा मांगूं, आप सजेस्ट करें। जी, मैं भी अभी असमंजस में हूँ। ये प्रश्न जिनका है उन्होंने बहुत ही अच्छे से सवाल को रखा कि अगर सारे योग में से भगवान कहे इन 3 योगों में से कोई एक ले लो, हर्ष, विमल और सरल, तो कौन सा लेना चाहिए? पहले ये समझ लीजिए कि ये 3 योग होते क्या है, ये विपरीत राजयोग कहलाते हैं। छठे भाव का स्वामी 6, 8, 12 में हो तो हर्ष, 8वें भाव का स्वामी 6, 8, 12 में हो तो सरल,
और 12वें का स्वामी 6 8 12 में हो तो विमल राजयोग कहलाता है। तो इन भाई साहब ने बहुत अच्छे से कहा कि इन तीनों में से कौन सा योग लेना चाहिए। अब पहले तो ये जरूरत पे निर्भर करता है। जैसे भारत जैसे देश में जहाँ हर जगह कंपटीशन है, संघर्ष है, वहां पे हर्ष नामक महापुरुष राजयोग जो कि छठे के स्वामी के 6 8 12 में होने पर बनता है, वो ये दिखाता है कि कम कंपटीशन में मेरा काम बनेगा। ठीक है, तो ये उसका एडवांटेज है। दूसरा, अगर 12वें घर के स्वामी 6 8 12 में पीड़ित हो तो वो दिखाता है खर्चों में कमी, वो दिखाता है कि विदेश जाने में व्यवधान, परेशानी, लेकिन वो ये भी दिखाता है कि मान सम्मान की वृद्धि होगी। अष्टम का स्वामी 6 8 12 में बैठा हो तो ये भी मान सम्मान की वृद्धि के लिए तो अच्छा योग है, लेकिन पैतृक संपत्ति मिलने में परेशानी का योग है। ये पेरेंटल गुडविल के लिए अच्छा नहीं माना गया, ये आयु के लिए अच्छा नहीं माना गया। तो मेरा कहने का मतलब है, काश परमात्मा मुझे अगर ये इस तरह की ऑप्शन देता, तो जहाँ तक मुझे अभी लगता है मैं विमल के लिए जाता कि 12वें घर का स्वामी 6 8 12 में हो, क्योंकि उसमें एडवांटेज ये है कि आपको बाहर जाए बगैर अगर अपने जन्म स्थान पर ही सारी सुविधाएं और मान सम्मान मिल रहा है तो देन देयर इज नो इशू। मैं शायद इसको ऑप्ट करता। बाकी जैसे मैंने कहा, हर एक व्यक्ति की अपनी ओपिनियन है। अगर कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो उसकी कुंडली में हर्ष नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर्ष मेडिकल फील्ड में, अगर इंडिया में आप कुछ करना चाहते हैं तो आपको प्री मेडिकल टेस्ट और बहुत तरह के एंट्रेंस एग्जाम और उसके बाद भी टेस्ट देने पड़ते हैं, बार बार अपने आप को प्रूव करना पड़ता है। जिनकी कुंडली में हर्ष नामक विपरीत राजयोग होता है उनको वो कंपटीशन में वो फेस नहीं करना पड़ता है, या वो चीज से बच जाते हैं अगर किसी की कुंडली में हो। तो मैं फिर रिपीट करूंगा कि मुझे पर्सनली विमल अच्छा लगता है, बाकी ये चॉइस पे डिपेंड करता है। और सवाल बहुत अच्छा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप कृपया करके इसी तरह के सवाल पूछते रहिए जिसमें हमारे दिमाग में भी कौतूहल डेवलप हो कि अब इसको अगर जवाब देना हो तो कैसे दें। चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। सादर प्रणाम। मैं वाराणसी से शुभ्रा राय ये पूछना चाहती हूँ कि मान लीजिए मेष लग्न की कुंडली है और उसमें अगर शुक्र और मंगल दोनों द्वितीय स्थान में हो, या गुरु और शुक्र दोनों द्वितीय स्थान में हो, तो ये ग्रह दो दो भावों के स्वामी होते, एक शुभ स्थान और दूसरा अशुभ स्थान। तो ऐसे में इनकी फलित किस प्रकार से की जाती है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? तो शिप्रा जी का वाराणसी से यही सवाल था कि जब कुंडली में उन्होंने उदाहरण भी दिया कि दो ग्रह, दो अच्छे घर के भी मालिक है, दो बुरे घर के भी मालिक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए थोड़ी देर के लिए मान लीजिए मंगल और गुरु मेष लगन की कुंडली हो और वो दूसरे में बैठ जाए, तो ऐसे में वो लग्नेश और नवमेश बनते हैं जो कि कुंडली में प्रबल राजयोग कारक है उनकी युति। लेकिन साथ में वो अष्टम और द्वादश के स्वामी भी बनते हैं। यहाँ पे जो मेरे विद्यार्थी रहे हैं उन्हें पता है, और उनको रेगुलरली मैं बताता भी रहता हूँ जब हम अलग अलग 12 लग्नों के बारे में पढ़ाते हैं, कि पोजीशन, कुछ योग ऐसे होते हैं जो किताबों में तो अच्छे लिख दिए गए, लेकिन उनकी पोजीशन के आधार पर उनके फल में उतार चढ़ाव आ जाता है। जैसे इसी योग में मंगल गुरु को अब मेष लगन में आप ये कहेंगे लग्नेश नवमेश की युति है, या ये कहेंगे अष्टमेश द्वादशेश की युति है, क्योंकि वो अष्टम और द्वादश के भी स्वामी है। तो एक तरीका तो है ये कहना कि मूल त्रिकोण राशि का आ रही है उसके प्रभाव ज्यादा देंगे, जो कि एक्सेप्टेड है, ठीक है, ये परिणाम भी सही होते हैं। पर ज्यादा इस बात का फल मिलता है कि वो ग्रह का योग बन कर रहा है। मान लीजिए मेरी कुंडली में मेष लगन में अष्टम भाव में गुरु मंगल है। अब मैं खुश कि मेरा लग्नेश नवमेश साथ है, बहुत बढ़िया योग है। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर अष्टम भाव में अष्टमेश मंगल स्वयं की राशि में है, तो ज्यादा फल वो अष्टम के देगा। दूसरी बात, अगर वहां गुरु भी बैठ गया तो गुरु की नवम दृष्टि, गुरु की पंचम दृष्टि, क्षमा कीजिएगा, मीन राशि पर आई 12वें घर में, यानी वो 12वां घर भी एक्टिवेट कर रहा है, उसका लॉर्ड होके उसको देख रहा है, और अष्टम में युति बन रही है तो अष्टम घर भी एक्टिवेट हो रहा है। तो ऐसे में मेरा ये जो लग्नेश नवमेश की युति वाला जो फॉर्मूला है वो कम असरदार होगा। यहाँ पर अष्टम और द्वादश के फल ज्यादा मिलेंगे।
तो आपको ये देखना होगा ये युति किस भाव में बन रही है, किन घरों पे इसकी दृष्टि आ रही है, उसके आधार पे फलित करना होगा। इतना और भी मैं इसमें एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, नो डाउट लग्नेश होना ज्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। अगर कुंडली का लग्न अधिपति है तो ऐसे में छठे का स्वामी भी हो जाए तो कोई गुरेज नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, जैसा कि मेष लगन में, मेष नहीं क्षमा कीजिएगा, वृश्चिक लगन में या आपका वृषभ लगन में होता है, तो उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। बस आपको ये देखना है कि युति बन कहाँ रही है, और दूसरा मूल त्रिकोण राशियां कहाँ पर है। इन दो बातों का ध्यान रखेंगे तो आप इसको सही तरह से प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि किस प्रकार का फल आपको मिलेगा। अच्छा, अब अगला सवाल देखते हैं क्या आया है। Good evening, sir. I am Jayashree Bhatnagar from Delhi, and my doubt is that how to analyze two planets if they have the same degree, or the planets and the ascendant, they both have the same degree. Please explain. जयश्री जी का सवाल आया कि अगर कोई दो ग्रह सेम डिग्री पर हैं तो उसका फलित कैसे होगा, और अगर कोई ग्रह लगन की डिग्री के आसपास है तो उसका फलित कैसे होगा। जयश्री जी, जब कोई ग्रह लग्न की डिग्री के काफी क्लोज होता है, आइडेंटिकल डिग्रीज पे दोनों प्लैनेट होते हैं, तब हमें कहना पड़ता है कि उस ग्रह के फल ज्यादा मिलते हैं, वो ग्रह बली हो जाता है। अब ये डिपेंड करता है कुंडली में कि वो किस घर का मालिक है और कहाँ पॉजिटेड है, कि उसके आधार पे हमें पता लगेगा कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। आई एम गिविंग यू वन एग्जांपल। सपोज योर लग्न इज एट 4 डिग्री एंड योर लग्न लॉर्ड पॉजिटेड इन द 8th भावा एग्जैक्टली एट 4 डिग्री। नाउ इन दिस केस दिस इज नॉट अ गुड कॉम्बिनेशन, बिकॉज 8th हाउस में सेम डिग्री पे होना ये रिप्रेजेंट करता है कि पूर्णतया वो अष्टम भाव में बैठा हुआ है, कोई दाएं बाएं नहीं है, उसके पूर्ण फल वो दे रहा है, जो कि अच्छा नहीं है लग्नेश का अष्टम में जाना। अब यही चीज अगर मैं 9th हाउस में कर देता हूं कि लग्न लॉर्ड पॉजिटिव इन द 9th हाउस एट द सेम डिग्री, सपोज 4 डिग्री और 5 डिग्री, in that case I have to say this, that your lagna lord is posited in the 9th bhavas, which increase your luck, which is good for your fortune, which is good for your effort towards growth. So in this way you can analyze the chart कि वो planet कहाँ posited है, उसके आधार पे करेंगे। दूसरी बात आपने कही दो ग्रह अगर आइडेंटिकल डिग्रीज पर हो, तो अगर दो ग्रह सेम डिग्री पर हैं और वो आपस में कैसे बैठे हैं, अगर मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ कि आप युति की बात कर रही हैं, अगर युति की बात कर रही हैं तो आपको पता होगा एक ग्रह युद्ध करके चीज होती है, जो जिस ग्रह की कम डिग्री होती है वो विनर माना जाता है। ये प्रिंसिपल अप्लाई हो जाएगा, ज्यादा डिग्री वाले को नुकसान होता है वहां पर। लेकिन अगर आप कह रही हैं वो अलग अलग भाव में सेम डिग्री पर है, तो जैसे वो म्यूचुअली प्लेस्ड है वैसा वो अपनी दशांतर दशा में फल देंगे। उदाहरण के लिए अगर एक ग्रह मेरा मान लीजिए लगन में और दूसरा ग्रह मेरे 11वें घर में और दोनों की डिग्री सेम है, तो मैं कहूंगा जब एक की महादशा में दूसरे के अंतर या दूसरे की महादशा में पहले का अंतर आएगा तो उस समय मेरी ग्रोथ होगी, मुझे लाभ की प्राप्ति होगी। क्यों होगी? क्योंकि दोनों परस्पर लाभ भाव में 3-11 बैठे हैं, तो एफर्ट के बाद लाभ मिलने के योग है। तो इसको इस तरह देखना चाहिए। बाकी ये वाला क्वेश्चन और जो अपना शिप्रा जी ने जो वाराणसी से पूछा है क्वेश्चन, उसके लिए एक अलग वीडियो बननी चाहिए जो मुझे लगता है, जिसमें हम चार्ट डिस्कशन करें, क्योंकि चार्ट डिस्कशन से ये चीजें ज्यादा क्लियर होती है। एक सवाल और लेते हैं ऐसे ही। प्रणाम भैया, मेरा नाम अर्पित शुक्ला है, मैं ग्वालियर मध्य प्रदेश से हूँ। मेरा प्रश्न वक्री ग्रह को लेकर है। जैसा कि आपने वीडियोस में बताया है कि वक्री ग्रह यदि शुभ भावों के स्वामी हो तो बहुत अच्छे परिणाम देते हैं, यदि वह वक्री हो जाए और शुभ भावों में ही बैठे हों। परंतु यदि जैसे कि वृश्चिक लग्न है तो वहाँ पर मंगल एक तरीके से लग्नेश भी है और षष्ठेश भी है। यदि वह वक्री हो जाता है तो वह किस प्रकार के फल देगा? क्या हम उसको बेकार माने, जैसे कि वह छठवें भाव का स्वामी बन रहा है तो इस वजह से हम उसको बुरा परिणाम देने वाला साबित करें दशाओं में, अथवा वह लग्नेश है इस वजह से उसको एक शुभ भाव के रूप में, शुभ अधिपति के रूप में माने? आप इस पर कृपया अपनी दृष्टि दीजिए और अपना मार्गदर्शन जरूर हमें प्रदान कीजिए। धन्यवाद। चरण स्पर्श। अभी अर्पित जी का सवाल आया कि जैसा कि आप लोगों ने सुना वक्री ग्रह, मैंने ये बताया था और मैंने खैर क्या बताया, शास्त्रों में लिखा है
कि अगर अच्छे भाव के स्वामी वक्री हो जाते हैं तो शुभ फल की वृद्धि होती है, और बुरे भाव के स्वामी यदि वक्री हो तो जिंदगी में परेशानी आती है। तो इनका ये सवाल है कि मेष लगन के लिए या वृश्चिक लगन के लिए लग्नेश भी मंगल बनता है और छठे का स्वामी भी मंगल बनता है, ऐसे में उसका वक्री होना इसको अच्छा माने या बुरा माने। इसका उत्तर, और जो पहला प्रश्न आया था जहाँ पे एक सवाल पूछा गया था, मैं नाम बोल रहा हूँ, शिप्रा जी ने पूछा था कि भाई एक अच्छे और एक बुरे घर के स्वामी साथ बैठेंगे तो उसके फल को कैसे देखेंगे। उसी प्रकार अल्चित भाई, ये योग किस भाव में बन रहा है वो महत्वपूर्ण है। अगर आपका मंगल वक्री है, वृश्चिक लगन है, और वो लगन में वक्री है या पंचम में वक्री है या नवम में वक्री है, तो वो ज्यादा शुभ फल आपके लग्न के आधार पर देगा। लेकिन अगर वो छठे में वक्री है या वो 12वें में वक्री है तो हमें वहां पे छठे के फल भी मिलेंगे। एक और बात समझिएगा कि मैंने पहले भी कहा था, लग्नेश का वक्री होना या किसी भी अच्छे भाव के स्वामी का वक्री होना जीवन में उन्नति के लिए अच्छा एक योग दिखाता है। ये दिखाता है कि व्यक्ति एफर्ट करेगा टू अटेन गुड स्टेटस, टू अटेन गुड वेल्थ, उसके लिए एफर्ट जारी रहेगा, तो उसके लिए अच्छा है। बाकी आशा करता हूँ आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो। आप लोग भी ऐसे सवाल पूछ सकते हैं। नंबर अभी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा होगा, ऊपर शो कर रहा होगा, आप उस पर व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू अपना वीडियो भेज सकते हैं। वीडियो नहीं तो ऑडियो भेज सकते हैं, जो भी भेजना चाहें। उसमें आप अपना नाम और लोकेशन ज़रूर बताएं। तो अगर वो सवाल टीम को पसंद आता है तो हम इसी तरह के वीडियो में सबके साथ उसको शेयर करेंगे, जिससे और लोगों का भी ज्ञानवर्धन हो। अभी के लिए इतना रखते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं और ज्योतिष संबंधित जानकारी और चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें। आपके लाइक हमें प्रोत्साहित करते हैं कि हम और बेहतर काम करें। मिलते हैं अगली बार किसी और विषय के साथ। जय श्री राम। जब एक ही ग्रह एक अच्छे भाव और एक बुरे भाव का स्वामी बन जाए तो उसका फलित कैसे किया जाए, इस बारे में जानकारी चाहते हैं तो आप ऊपर क्लिक कर सकते हैं। हमारे लेटेस्ट वीडियो के लिए आप नीचे क्लिक कर सकते हैं। धन्यवाद।